मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के स्टडी में। दोस्तों, हमारा दुर्गों का टॉपिक चल रहा है और इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और इस नागौर किले के बारे में चर्चा करते हैं। नागौर का किला, तो ये जो नागौर का किला है, इसका निर्माण करवाया था सोमेश्वर के सामंत कैमास ने। कि अजमेर के चौहान वंश का राजा था सोमेश्वर, यानी पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर थे। तो सोमेश्वर का एक सामंत था और उस सामंत का क्या नाम था? कैमास। और इस कैमास ने निर्माण करवाया था कौन से किले का? नागौर के किले का। इसी किले में स्थित है एक मस्जिद, और वो मस्जिद किस नाम से जानी जाती है? अकबरी मस्जिद। इस किले में मस्जिद कौन सी है? अकबरी मस्जिद स्थित है। और इस किले को 2007 ईस्वी में, इस किले को 2007 ईस्वी में यूनेस्को की अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस में शामिल किया गया। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस में शामिल किया गया। कौन से किले को? नागौर के किले को। तो नागौर का किला नागौर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण सोमेश्वर के सामंत कैमास ने करवाया। सन 2007 ईस्वी में इसे यूनेस्को की अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस में शामिल किया गया, जबकि यहां पर कौन सी मस्जिद है? अकबरी मस्जिद स्थित है। उसके बाद आता है दौसा का किला। तो दौसा का किला दौसा जिले में स्थित है। इसके बारे में केवल एक बात याद करो कि दौसा किले की आकृति कैसी है। बस यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दौसा किले की आकृति किस प्रकार की है। तो दौसा किले की आकृति मानी जाती है सूप या छाजले के समान। जो गेहूं साफ करने का होता है छाजला, कहते हैं कि लड़की के जन्म पर छाजला बजाया जाता है। जैसे थाली बजाई जाती है लड़की के जन्म पर, कांसे की थाली बजाई जाती है, वैसे ही लड़की के जन्म पर छाजला बजाया जाता है। ऐसा कहावत है, पुराने समय में होता था, अब का नहीं पता। तो इस दौसा किले की जो आकृति है वो सूप या छाजले के समान है। और ये किस पहाड़ी पर स्थित है? ये देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर है दौसा का किला? देवगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित है दौसा का किला। अगले किले की बात करते हैं। अगला किला आता है चूरू का किला। अगला किला कौन सा है? चूरू का किला है अगला किला। चूरू किले के बारे में बात करते हैं। इसका जो निर्माता माना जाता है, इस चूरू किले का जो निर्माता माना जाता है, वो निर्माता किसे माना जाता है चूरू किले का? वो ठाकुर खुशहाल सिंह को माना जाता है कि ठाकुर खुशहाल सिंह ने चूरू किले का निर्माण करवाया था। कि आपके ठाकुर थे खुशहाल सिंह, और इस खुशहाल सिंह ने किसका निर्माण करवाया था? चूरू के किले का निर्माण करवाया था। इसके बारे में आगे कहा जाता है कि इस चूरू के किले पर बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने आक्रमण किया था। बीकानेर का राजा था सूरत सिंह, जिसने इस चूरू के किले पर आक्रमण किया। और जिस समय चूरू के किले पर सूरत सिंह ने आक्रमण किया, उस समय इस चूरू का शासक था शिव सिंह। चूरू का शासक कौन था? चूरू का शासक था शिव सिंह। कि चूरू के किले पर बीकानेर के सूरत सिंह ने आक्रमण किया, और जिस समय सूरत सिंह ने आक्रमण किया उस समय चूरू का शासक कौन था? शिव सिंह था।
कहते हैं कि इस शिव सिंह के पास गोला बारूद खत्म हो गया था। इस शिव सिंह के पास गोला बारूद खत्म हो गया था, तब अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए, यानी अपने आप को बचाने के लिए इस शिव सिंह ने चांदी के गोला बारूद यानी चांदी के गोला बारूद का प्रयोग किया था, अर्थात चांदी के गोले दागे थे शत्रु सेना के ऊपर। बोले तो किसके ऊपर? बीकानेर की सेना के ऊपर। यानी एक लाइन में अगर बात कहूं तो इस प्रकार से होगी कि जब बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने आक्रमण किया, उस समय चूरू के शासक शिव सिंह थे और उनके पास से गोला बारूद खत्म हो गया। तब इस चूरू किले की रक्षा के लिए इस शिव सिंह ने चांदी के गोले दागे थे इस बीकानेर की सेना के ऊपर, लेकिन फिर भी यह शिव सिंह पराजित हो गया था और इस चूरू पर किसका अधिकार हो गया था? सूरत सिंह का अधिकार हो गया था। लेकिन आपको बात याद क्या रखनी कि राजस्थान का वह किला जिसने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए चांदी के गोले दागे, तो किला कौन सा आएगा आपका? चूरू का किला। किला कौन सा आएगा आपका? चूरू का किला, जिसने अपनी आजादी अस्मिता की रक्षा के लिए चांदी के गोले दागे थे, जिसने अपनी आजादी और अस्मिता के लिए चांदी के गोले दागे थे। आगे की बात करते हैं। अगला किला आता है आपका धौलपुर का किला। अगला किला है आपका धौलपुर का किला। और धौलपुर किले के बारे में बात करें, एक मिनट दोस्तों, और धौलपुर किले के बारे में बात करें तो इसका संस्थापक धौरपाल को माना जाता है। इसका संस्थापक किसे माना जाता है? धौरपाल को माना जाता है। जबकि इसी धौलपुर को दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहते हैं। कि दक्षिण का द्वारगढ़ नाम से अगर किसी राजस्थान में कोई दुर्ग जाना जाता है दक्षिण का द्वारगढ़ नाम से, कि राजस्थान में वह किला जिसे दक्षिण का द्वारगढ़ कहते हैं वो आपके धौलपुर का किला होगा। और यह जो स्थित है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो यानी राजस्थान का एकमात्र किला जो यूपी व एमपी की सीमा पर यानी दो राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, वह किला कौन सा है आपका? धौलपुर का किला है। इस धौलपुर के किले में एक तोप रखी हुई है और उस तोप का नाम है हुनकार तोप। तोप कौन सी है? हुनकार तोप है। और हुनकार तोप कहाँ रखी हुई है? धौलपुर के किले में रखी हुई है। तो धौलपुर का किला, इसमें बात याद ये रखो कि दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहते हैं? धौलपुर किले को। हुनकार तोप किस दुर्ग में है? धौलपुर के किले में है। और धौलपुर का किला किन दो राज्यों की सीमा पर है? यूपी व एमपी की सीमा पर स्थित है। अगला आता है सज्जनगढ़ का किला। अगला आता है आपके सज्जनगढ़ का किला। और सज्जनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और इसे उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। कि उदयपुर का मुकुटमणि अगर किसी को कहते हैं तो किसे कहते हैं? सज्जनगढ़ किले को कहते हैं। उदयपुर का मुकुटमणि किसे कहा जाता है? सज्जनगढ़ किले को कहा जाता है। और इसी दुर्ग में स्थित है एक महल जिसको वाणी विलास महल कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था कि वाणी विलास महल किस जिले में स्थित है? तो जिला पूछे तो उदयपुर और किला पूछे तो सज्जनगढ़। और उदयपुर का मुकुटमणि भी किसे कहते हैं? सज्जनगढ़ को उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं।
आगे की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण किला राजस्थान का जैसलमेर का किला। किला कौन सा आएगा आपका? जैसलमेर का किला। इसकी नींव रखी गई 1155। इसकी नींव रखी गई 1155 ईस्वी में। एक ऋषि था जिसका नाम था इंसाल ऋषि। एक ऋषि जिसका नाम क्या था? इंसाल ऋषि। और इस इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से कि 1155 ईस्वी में इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से राव जैसलदेव भाटी ने, एक मिनट थोड़ा जल्दी दिखाना गया, राजा कौन थे? कि राव जैसलदेव भाटी ने किस किले की नींव रखी? जैसलमेर किले की नींव रखी। तो राव जैसल जिसने 1155 ईस्वी में जैसलमेर किले की नींव रखी, किस ऋषि के आशीर्वाद से? इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से। तो जैसलमेर किले का संस्थापक जैसलदेव भाटी, लेकिन ये निर्माण पूर्ण नहीं करवा पाया था। ये जैसलदेव निर्माण पूर्ण नहीं करवा पाया था। तो इस जैसलमेर किले का जो पूर्ण निर्माण करवाया, इस जैसलमेर किले का जो पूर्ण निर्माण करवाया, वो इसी के पुत्र, इसी जैसलदेव भाटी के पुत्र शालीवाहन सेकंड ने करवाया था। यानी नींव तो जैसलदेव भाटी ने रखी, लेकिन जैसलमेर किला जो पूर्ण निर्मित करवाया, किसने करवाया था? शालीवाहन सेकंड ने निर्मित करवाया था। आगे की बात करें तो ये जैसलमेर का जो किला है, ये किस पहाड़ी पर स्थित है? पहाड़ी पूछे कि जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है, तो पहाड़ी आएगी गोलहरा नामक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? गोलहरा पहाड़ी पर स्थित है। इसलिए इस दुर्ग को क्या कहते हैं? गोलहरागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। कि जैसलमेर का किला गोलहरा पहाड़ी पर है, इसलिए जैसलमेर के किले को किस नाम से? गोलहरागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। आगे की बात करें जैसलमेर किले के बारे में, मैं आपको जैसलमेर के उपनाम बताता हूं कि जैसलमेर किले को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसे कहते हैं स्वर्णगिरी। कौन सा गिरी? स्वर्णगिरी नाम से। दिख नहीं रहा होगा ये, इसको नीचे लिखता हूं कि स्वर्णगिरी नाम से अगर कोई किला जाना जाता है तो कौन सा? जैसलमेर का किला। इसके बाद सोनारगढ़ या सोनलगढ़ नाम से भी, सोनारगढ़ या सोनलगढ़ नाम से भी किसे जाना जाता है? आपके जैसलमेर के किले को जाना जाता है। सोनारगढ़ या आपके सोनलगढ़ नाम से भी जाना जाता है। किसके? जैसलमेर के किले को जाना जाता है। इसके अलावा इसको स्वर्णगिरी क्यों कहते हैं? सबसे बड़ी बात आती है, इसको स्वर्णगिरी इसलिए कहते हैं कि जब सूर्य की किरण, सुबह के समय जब सूर्य की किरण इस जैसलमेर किले पर गिरती है, इस जैसलमेर के किले पर गिरती है, तो यह सोने की तरह चमकता प्रतीत होता है। किसकी तरह? सोने की तरह चमकता प्रतीत होता है। इसलिए इस किले को किस नाम से? स्वर्णगिरी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्वर्णगिरी नाम से इसको जाना जाता है। आगे की बात करें तो इस दुर्ग को गलियों का दुर्ग भी कहते हैं। गलियों का दुर्ग किसे कहा जाता है?
जैसलमेर के किले को गलियों का दुर्ग कहा जाता है, जबकि राजस्थानी साहित्य में इस जैसलमेर के किले को जैसानगढ़ भी कहते हैं। जबकि राजस्थानी साहित्य में इस जैसलमेर किले को जैसानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो स्वर्णगिरी, सोनारगढ़, सोनलगढ़, गलियों का दुर्ग या जैसानगढ़ नाम से किसे जाना जाता है? जैसलमेर किले को जाना जाता है। आगे की बात करें तो एक इतिहासकार हुआ जिसका नाम था अबुल फजल। एक इतिहासकार जिसका नाम क्या था? अबुल फजल। अबुल फजल इस जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहता है कि यहां केवल आपको पत्थर की टांगे ही ले जा सकती है। यहां केवल आपको पत्थर की टांगे ही ले जा सकती है, टांगे ही ले जा सकती है। तो ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए आपको पत्थर की टांगों की आवश्यकता पड़ेगी, वो किला कौन सा है? जैसलमेर का। और ऐसा कहने वाला कौन? अबुल फजल। कि गढ़दिल्लीगढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर और भलो चिनारो बाटियो सिरो तो जैसलमेर। ऐसा कहा जाता है जैसलमेर दुर्ग के बारे में कि घोड़ा कीजिए काटकर, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसलमेर। कि घोड़ा है ना वो तो लकड़ी का हो और पैर हो जो पत्थर के, उसके बाद अगर आप में जिगरा है तभी आप किस किले में पहुंच सकते हो? जैसलमेर के किले में पहुंच सकते हो। ये पहले मान्यता थी, अब नहीं है, क्योंकि अब तो यहाँ जाने के लिए सीधी सड़क बन गई है, अब ज्यादा तकलीफ नहीं आती यहाँ तक पहुंचने में। तो ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए आपको पत्थर की टांगों की आवश्यकता होगी, वो जैसलमेर का किला होगा। और ऐसा कहने वाला कौन था? अबुल फजल था। इस दुर्ग के बारे में ये भी कहा जाता है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो रेत के जहाज में, रेत के समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले हुए खड़ा हो। कि दूर से देखने पर कि जैसलमेर का किला इस प्रकार से प्रतीत होता है जैसे रेत के समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले हुए खड़ा हो। तो ऐसा भी जैसलमेर किले के बारे में कहा जाता है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट अगर किसी को कहा जाता है तो किस किले को कहा जाता है? जैसलमेर के किले को कहा जाता है। तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है जैसलमेर का किला। पहला कौन सा था? पहला था आपका चित्तौड़गढ़ का किला। कहते हैं कि इस जैसलमेर किले के चारों तरफ परकोटा है, कि यानी जैसलमेर किले का जो परकोटा है वो किस नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर किले का जो परकोटा है वो घाघरा नुमा है। जैसे घाघरा होता है ना महिलाओं का, वैसे है। तो जैसलमेर किले का परकोटा घाघरा नुमा है। और ये परकोटा किस नाम से जाना जाता है? कमरकोट के नाम से जाना जाता है। कि जैसलमेर किले का जो परकोटा है वो कैसा है? घाघरा नुमा है। और ये परकोटा किस नाम से जाना जाता है? कमरकोट नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि सन 2009 ईस्वी में इस किले पर डाक टिकट जारी किया गया। सन 2009 ईस्वी में इस किले पर क्या जारी किया गया था? एक डाक टिकट जारी किया गया था। अब मैं इस दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थल बताता हूं। इसमें सबसे पहले आता है अक्षय पोल। कौन सा आता है आपका? अक्षय पोल आता है। तो अक्षय पोल के बारे में बात है कि जो मरु महोत्सव का आगाज होता है, मरु महोत्सव का आयोजन होता है जैसलमेर जिले में। मरु महोत्सव का आयोजित किया जाता है जैसलमेर जिले में, आयोजित किया जाता है जनवरी फरवरी के महीने में।
तो इस मरु महोत्सव का जो आगाज होता है वो इस अक्षय कोल पर दीपक जलाने के साथ होता है, कि अक्षय कोल पर दीपक जलाया जाता है, इसी के साथ आगाज होता है जिसका मरु महोत्सव का आगाज होता है। इसके बाद यहां पर स्थित है इस दुर्ग में बादल विलास महल। इस दुर्ग में क्या स्थित है? बादल विलास महल है, जिसको ताजिया टावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको ताजिया टावर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और महल है जिसको सर्वोत्तम विलास के नाम से भी जाना जाता है। एक तो बादल विलास महल है और एक कौन सा है? सर्वोत्तम विलास महल है। इस बादल विलास महल को किस नाम से? ताजिया टावर के नाम से जाना जाता है। आगे की बात करें तो यहां पर जीनभद्रसूरी, किस नाम से? जीनभद्रसूरी एक भूमिगत पुस्तकालय भी है। जीनभद्रसूरी भूमिगत पुस्तकालय भी है। और इस बारे में, इस पुस्तकालय के बारे में आपको क्या याद रखना है कि जो प्राचीनतम जैन पांडुलिपि है, कि जो प्राचीनतम जैन पांडुलिपि है, जो प्राचीनतम जैन पांडुलिपि है, जो कि किस वृक्ष के पत्तों पर लिखी गई है? ताड़ वृक्ष के पत्तों पर लिखी गई है। यानी जो प्राचीनतम जैन धर्म ग्रंथ है जो कि ताड़ वृक्ष के पत्तों पर लिखे हुए हैं, वो आपको कहां देखने को मिलते हैं? इस जीनभद्रसूरी भूमिगत पुस्तकालय में देखने को मिलते हैं। तो जीनभद्रसूरी भूमिगत पुस्तकालय जैन पांडुलिपि यानी ताड़ वृक्ष पर लिखे गए जैन ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ये राजस्थान का पहला व एकमात्र भूमिगत पुस्तकालय है। राजस्थान का पहला व एकमात्र भूमिगत पुस्तकालय है। इसके अलावा यहां पर स्थित है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। इनका मंदिर है, कौन से नारायण का मंदिर है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर स्थित है, जो कि जैसलमेर शासकों के कुल देवता, जैसलमेर शासकों के कुल देवता माने जाते हैं। तो जैसलमेर शासकों के जो कुल देवता है वो लक्ष्मी नारायण जी हैं। और इनका जो मंदिर स्थित है वो मंदिर कहां स्थित है? आपके जैसलमेर किले में देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसलमेर शासकों की कुलदेवी स्वांगिया माता, जैसलमेर शासकों की कुलदेवी स्वांगिया माता का मंदिर भी इसी किले में बना हुआ है। यानी लक्ष्मी नारायण जैसलमेर शासकों के कुलदेवता, जबकि स्वांगिया माता जैसलमेर शासकों की कुलदेवी, ये कुलदेवी मानी जाती है जैसलमेर शासकों की। तो इसका मंदिर भी जैसलमेर किले में है और इन देवता का मंदिर भी यानी लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी कहां पर है? आपके जैसलमेर किले में है। और ये जैसलमेर किला किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? धाई शाखे के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। जैसलमेर किला किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? धाई शाखों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और ये शाखे कैसे हुए थे? तो जब मैं जैसलमेर का इतिहास पढ़ाऊंगा तब इन शाखों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। इस राजस्थान में जितने भी दुर्ग थे हमने सब दुर्गों के लिए अध्ययन कर चुके हैं। जहां तक मेरी नजरों में है लगभग हमने राजस्थान के समस्त दुर्गों का अध्ययन कर लिया है। लेकिन हाँ, जहां तक है सभी दुर्गों का हमने अध्ययन कर लिया है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित होगा। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।